Assalamu alaikum, dear student. I am Abdul Munib, your physics teacher, and we have discussing the chapter number 3. Throughout the course, we have discussed all these important MCQs, short question and long question. So please take class regularly. So you have to learn much as much. जितना ज़्यादा आप रेगुलरली क्लास लेंगे इतना ज़्यादा आप लर्न कर सकेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय आइडियाज़ एंड माय टॉपिक विच आर कंसर्न विद यू. और जो कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आई थिंक आप अंडरस्टैंड करते होंगे. सो आई होप कि आप लोगों की इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और आप लोग जो है वो टेस्ट जो मैं अपलोड करता हूँ उनको भी आप सॉल्व किया करें. और जो आपको डेली का लेक्चर डिलीवर करता हूँ इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएं उसको भी काइंडली जो है वो आप उसमें मेंशन किया करें, कमेंट में मेंशन किया करें और रेगुलरली क्लास लिया करें. ठीक है. सो द स्टूडेंट वी आर गोइंग टू आवर टॉपिक. वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे आवर टॉपिक इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So the student third law state that for every action force in the nature there is an equal and opposite reaction. कोई भी एक्शन होता है इस पूरी नेचर में. नेचर का मतलब कि हम पूरे इस ग्लोब को कह रहे हैं, इस पूरी अर्थ को कह रहे हैं. ठीक है. देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. In other words, if a object A exert a force on object B, कोई एक A object exert करता है force on B object पे, then B exert also a force on A object. Equal force exert करता है but opposite in direction. Notice that the forces are exerted in different objective. हमने नोटिस करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट जो है वो फोर्सेस लगेंगी. क्या वो एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना हैंडल कर रही हैं? क्या वो एक्शन एंड रिएक्शन का फिनोमेना होल्ड वहां पे हो रहा है? इन ऑल दी तमाम चीजों को हम जो है वो कोलैबोरेट करेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि आया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें वो कहता है, जिसके दो ही पॉइंट है. Everybody in the universe, if exert a force on another body, it will also return back a force in same magnitude but opposite in direction. यानी कि इस मैग्नीट्यूड सेम के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कोई फोर्स जो है, दूसरी फोर्स जो है इस यूनिवर्स में, अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वो बॉडी उतने ही मैग्नीट्यूड से वो फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? रिवर्स होती है. तो चल डेली लाइफ की एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे. सबसे पहले तो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि हम कॉमनली हम क्या करते हैं. सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो ये कॉमनली हम क्या करते हैं, हम पैदल चलते हैं. देखिए, हम फोर्स लगा रहे हैं जमीन को. ठीक है. हम फोर्स लगा रहे हैं जमीन को पीछे की तरफ. यानी कि हम फोर्स लगाते हैं ना, हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो इसके रिएक्शन में जमीन हमको चलने का मौका देती है अगली तरफ. ठीक है. देखें, आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं या मैं बैठा हुआ हूं. अगर मैं स्टैंड कर रहा हूं, जब आप खड़े हुए हैं इस जमीन पे, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े हुए हैं, अदरवाइज आप खड़े भी नहीं हो सकते. ठीक है. तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स आपको रेजिस्ट करेगी मूव करने से. लेकिन आपकी बॉडी में फोर्स है तो आप क्या करेंगे? आप जमीन पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. आप एक बॉडी है ना, लेट आप ए कह लें. ए ऑब्जेक्ट बी क्या है? आपकी अर्थ है. आप ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी पे क्या करता है? एक्सर्ट करता है फोर्स. तो बी उतनी ही फोर्स ए पे एक्सर्ट करता है. यानी कि जितनी आपने ये देखा होगा कि अगर हम स्लोली वॉक करते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ती है. अगर हमने रन करना हो तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ती है. इट्स मीन कि हमें ज्यादा फोर्स, जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसका रिएक्शन भी ज्यादा आता है. ठीक है. तो जब रिएक्शन ज्यादा आता है तो इसलिए हम ज्यादा फास्टर मूव कर सकते हैं. ठीक है.
तो इस तरह हम डेली लाइफ की बहुत सारी एग्जांपल से हम मुआवजा कर सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है हर जगह पे, जहाँ पे एक्शन हो रहा है वहां पे उसका रिएक्शन जरूर हो रहा है, और उतना ही रिएक्शन हो रहा है, इक्वल हो रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उसकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब रिवर्स डायरेक्शन की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल को फेंका, दीवार के साथ लगा। अब देखें जितनी मैंने फोर्स लगाई है बॉल को फेंकने में दीवार पे, उतनी ही दीवार फोर्स लगाएगा बॉल को वापस आने में, रीबाउंस करने में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। तो अब बात समझ आई कि मैग्नीट्यूड कैसे सेम है और डायरेक्शन कैसे रिवर्स है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आपकी बुक से लिया गया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट। जब कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स अनदर बॉडी बी। जैसे मैं पहले कह रहा था कि कोई ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, देन the body B react engage the force and exert a force on a body A। तो B भी अपना रिएक्शन शो करेगी A पे। The force exerted by A and B are action force where the force exerted by B on A is called the reaction force। ए ने जो बी पे फोर्स एक्सर्ट की है उसको एक्शन कहेंगे, और बी ने जो ऑपोजिट उनके फोर्स, उतनी ही फोर्स उस पे बी ने एक्सर्ट की है ए पे, उसको हम कहेंगे रिएक्शन। तो इस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप स्टेट करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर and every action there is always an equal but opposite reaction। हर एक्शन इक्वल होता है बट उसका रिएक्शन इक्वल, उसकी डायरेक्शन, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ठीक है, आप इसको यूं भी मॉडिफाई कर सकते हैं, व्हेन अ फोर्स, या आप इस तरह बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन, जो आप किसी भी तरह से आप किसी भी टर्म में आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं तो वो है एक्शन इज इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई उनको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ action is always accomplished by a reaction force and two forces must always be equal and opposite। Note that action and reaction force act on different bodies। हम ये नोट करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही हैं। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक जो है वो टेबल पे लाई कर रही है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन अ टेबल। जो वेट है बुक का वो क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है टेबल पे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि आपने एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके उसके यानी कि उसके रिएक्शन, उसकी डायरेक्शन के तौर पे। दिस इज अ एक्शन। बुक लाई कर रही है टेबल पे, ये एक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट दैट द बुक इन अपवर्ड। रिएक्शन क्या करता है? बुक को टेबल ने उठाए हुआ है। हम तो कह रहे हैं ना कि बुक कांस्टेंट है, लेकिन बुक पड़ी हुई है, बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो आपका जो टेबल है उसने बुक को ऊपर को उठा के रखा हुआ है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे भी साबित हो गया। कंसीडर एक और हम एग्जांपल करते हैं। अनदर एग्जांपल दैट इज एयर फिल्ड बैलून। जब बैलून को एयर फिल्ड किया, व्हेन एयर इज सेट फ्री द एयर इनसाइड द रशेस आउट। जब उसको हम गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं, उसकी नोजल को खोल देते हैं, तो वो वहां पे गैस बाहर की तरफ निकल रही है और जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ रिएक्शन करता है। यानी कि एक्शन की फोर्स जमीन की तरफ लगी और ऊपर की तरफ रिएक्शन की फोर्स लगी। सबसे बड़ी ये आपके ये वाली जो एक्शन एंड रिएक्शन वाली फोर्स है कि यानी कि जब हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो मिसाइल क्या करता है, या आप कोई सैटेलाइट भेजने के लिए, आप रॉकेट भेजने के लिए, आप खला में कुछ
एप्लीकेशन यानी कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई जब खुलाबाज जब कोई रॉकेट साइंस के लिए रॉकेट जब भेजते हैं, जैसे नासा वालों ने काफी ज्यादा इस पे काम किया हुआ है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि जो रॉकेट है वो फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, लेकिन जमीन जितनी वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है अपनी इंजन की कंबस्टन से, अपने फ्यूल की कंबस्टन से, इतनी ही वो अपवर्ड फोर्स उसको जमीन लगा रही है. So that is action and reaction. The many of examples are filled with in a universe. Action and reaction are equal but in opposite direction. Okay. So थर्ड लॉ में भी ये बताया गया है कि बोट जो है, बोट को एक जो है बोट है वो पानी में चल रही है, ठीक है. तो आदमी क्या करता है, एक आदमी है वो बोट को चला रहा है और वो उसको पानी को स्वैप करता है, ये बेसिकली स्वैप कर रहा है, ठीक है. तो ये इसका एक्शन है. इसके रिएक्शन के, ये स्वैप करना इसका एक्शन है. इस रिएक्शन के नतीजे में बोट जो है वो पीछे की तरफ जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है. सो दैट इज कंप्लीट एक्शन एंड रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है. अब डायरेक्शन आप देख लें कि एक्शन इस साइड पे हुआ और रिएक्शन इस साइड पे हुआ. जितना आप एक्शन करेंगे, जितना फास्टली इस को आप मूव करवाएंगे, इतनी ही तेजी से, इतनी ही स्पीड से जो है वो क्या करेगी, बोट मूव करेगी, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर एंड आई completely describe this third law of motion, briefly discuss with you with a lot of example, and I hope you will understand. Okay, so our next topic is mass and weight. mass और weight को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? mass बेसिकली किसी बॉडी का, कोई बॉडी है जब कोई भी बॉडी है वो वेट रखती है, W is equal to mg, ठीक है. अब हम कहेंगे किसी बॉडी का वेट करना है, ठीक है. तो वेट जो है उसका मतलब है कि कोई बॉडी लाई कर रही है, यानी कि वो हैंग किया हुआ है, तब उसका वेट होगा डाउनवर्ड, ठीक है. और अगर सिंपल किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास फाइंड करना है, W इज इक्वल टू m एंड g. हियर आपको पता चल रहा है कि जो वेट है वो मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, बट जो 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 मास है वो सिर्फ मास होता है बॉडी का, लेकिन जो वेट होता है वो एक तो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ, ठीक है, और एक जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसके मास पे और उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे. तो यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, यहाँ पे मास और वेट को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है. उसको जरा हम इसका डेरिवेशन हम फाइंड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मास और वेट का क्या डिफरेंस है. Consider a block supported by a string. The upper end of the string is fixed and one stand as shown in figure. Let W be the weight of the block. The block pulls the string downward. This causes a tension T in the string. The tension T in the string is acting upward at the block. The tension T in the string acting upward at the block as the block is at rest. जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है. therefore the weight of the block acting downward must be balanced. जो वेट होगा ब्लॉक का वो एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी कि जितनी ऊपर को टेंशन लग रही है इतना ही उसका वेट नीचे को लग रहा है, तो तब यहाँ पे ये सस्पेंड किए हुए है, जहाँ पे रुका हुआ है. अदरवाइज या तो ये नीचे को गिर जाए या ऊपर को चला जाए, ठीक है. सो ये टेंशन स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस हुई? वेट की वजह से. वेट डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन क्या है, अपवर्ड लग रही है. टेंशन वो फोर्स है जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. सो therefore weight of the block acting downward must be balanced by the upward tension in the string. Thus the tension in the string must be equal and opposite to the weight W of the block. So the tension जो है वो equal होगी but opposite होगी W of weight of the block के. यहाँ पे भी एक एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना हो रहा है कि एक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है और उसके मुकाबले में नीचे की तरफ रिएक्शन हो रहा है, या नीचे की तरफ आपके एक्शन हो रहा है और उसके मुकाबले में ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. I hope my student have concern this, because this topic is very important and mostly repeated in your board exams. That's why I concern with you. You
must watch and must take care of these mostly these 2 and 3 articles which are going on। तो इन सेशन को आप भरपूर तरीके से तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैस एंड वेट, अब हमने एक वर्टिकल मोशन ले लेनी है। यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे कि फ्रिक्शन लेस अटैच द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली। वर्टिकल मोशन हमने फाइंड करनी है जिसमें फ्रिक्शन लेस पुली है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m1 and m2 respectively। Let m1 is greater than m2, m1 is greater than m2, the bodies are attached to the opposite end of an inextensible। दूसरी जो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी जो है वो ए है और दूसरी बॉडी बी है, और फ्रिक्शन लेस पुली पे वो दोनों जो है वो क्या कर रही हैं, हैंग कर रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley, A have must be downward some acceleration, let this acceleration। A नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि A का मैस ज्यादा है। मैस का मतलब है कि A का वेट ज्यादा है। A का वेट ज्यादा होगा तो A जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और उसकी जो टेंशन है, टेंशन से जो वेट है A का वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी। So let the tension string, since a body A move downward here, its weight m1 g1 is greater than tension। मैंने जो बात की ना कि इसमें टेंशन कम है जिसकी वजह से ये अनबैलेंस है। ये अगर टेंशन इक्वल होता, तो अगर इसका वेट और टेंशन इक्वल होता तो ये दोनों बॉडी यहाँ पे लाई करती। क्योंकि ये सम डिस्टेंस पे नीचे लाई कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि टेंशन इसमें कम है और इसका वेट ज्यादा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू m1g माइनस टी, यानी कि टेंशन उसमें कम है इसलिए हम टी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स कौन सी लग रही है हमारे पास, फोर्स हमारे पास लग रही है एम जी माइनस टी। अब एम जी माइनस टी कहां से आया, अगर हम पीछे जरा डिस्कस करें कि हमारे पास जो नेट फोर्स है ए पे वो लग रही है m1g माइनस टी। तो बेसिकली ये m1g माइनस टी कहां से आया है, बेसिकली ये जो m1g माइनस टी आया है कि m1g जो है वो इसका वेट है ए का, जो कि ग्रेटर देन है टेंशन से। तो इसलिए हमने टेंशन से इसको क्या किया है, इसको माइनस किया है, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो ये हम F इज इक्वल टू एम ए। अब M कौन सा है, m1a, और इधर क्या है m1g माइनस टी। इसको हम इक्वेशन कर देते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जब हमने पेपर में सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन 3.6 3.4 जैसे कि स्लाइड में मैंने शो की हुई, ऐसे नहीं करना। हम लेट सपोज हम इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपने इसी तरह पेपर में हल करना है, इसी तरह आपने टेस्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरे में हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। एज अ बॉडी बी मूव्स अपवर्ड हिंस its weight m2 g2 is less than tension। अब जरा हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए दोबारा हमें इस फ्रिक्शनलेस पुली पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस फ्रिक्शनलेस पुली पे जाने के लिए हम जरा चेक करेंगे कि हमारे पास हमें यहाँ पे अब ये वाला जो वेट है जो जिसको हम बी कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम इस जो वेट है इसको हम कहते हैं बी। ठीक है, ये बुक में भी मेंशन किया होगा बी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये वाला बी है वेट। इस बी की जो वेट है वो है m2g। जी तो जारी सी बात है सेम रहना है, तो जो मैस है उसमें चेंज आना है, वो है m2g। अब m2g जो है वो लेस देन है टेंशन से। अगर टेंशन से ज्यादा होता तो बॉडी क्या करती, नीचे की तरफ मूव करती, जैसा कि ए के केस में हुआ। क्योंकि जो आपका जो वेट है वो टेंशन से कम है, सो दैट्स व्हाई ही मूव्स
अपवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें टेंशन टेंशन ज्यादा है इस केस में। ठीक है, अगर इस केस में टेंशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है। अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम आ जाते हैं कि अगर इस सिचुएशन में होगा तो पहले हम m1g माइनस टी कर रहे थे, अब हम करेंगे b को t माइनस m2g। अब इसी तरह इसको इक्वेशन नंबर हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब 3 को हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जब हम इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम जब करेंगे तो t माइनस एम टू जी इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, बेसिकली उसने दो ही बनाई है, हमने 4 बना दी है। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2, 2 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। 2 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे, 2 हमारे पास अगर जरा देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और अगर हम ऐड करें, सॉरी, अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास m1g1 माइनस टी प्लस m1 प्लस टी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस m2g। तो g वहां से कॉमन आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो गया है, तो ऊपर बच जाएगा m1 माइनस m2 और नीचे बच जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी, और a यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकेंगे। अगर हम इन इक्वेशन को एक दूसरे पे डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें टेंशन का फार्मूला मिल रहा है। ठीक है, और अगर हमने इन दोनों में से, अगर हमने इस केस में से g निकालना हो, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकालना हो इस केस में, तो हमें, सॉरी दैट इंटरप्टेड, ओके। सो अगर हमें यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस जी को यहाँ पे रहने देंगे और ये जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि m1 m2 प्लस है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर क्या है m1 माइनस m2, तो ये नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इंटू a। तो इस तरह हम एक्सेलरेशन का भी फार्मूला, यहाँ से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 12 दफा जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सो प्लीज कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक्स एंड दिस, जो आज का लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नूर फातिमा, यू आर टू लेट, क्लास हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 8 PM और now 8:33 PM, सो क्लास इज ओवर, यू आर टू लेट। सो अब यही मैं कह सकता हूँ कि आप इस लेक्चर को, इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और उसके साथ जो है वो इसको सॉल्व कीजिएगा इन इक्वेशंस को, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कोई क्वेश्चन है अगर इसमें इस वक्त, नूर फातिमा आप हैं तो कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, काइंडली आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। तो I will be available within minutes, so I can stop my recording or leave the lecture because lecture is over. So you can ask any question, please. Noor Fatma, you can ask any question. Noor Fatma, you can ask any question. I think you are not concerned with these, or I think you have not understand this. और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो काइंडली प्लीज आस्क सम क्वेश्चन। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सम स्टूडेंट हैव बीन asking question from me about my lecture. So I am exciting to review and answer these questions which are asking about my lecture. So मुझे ये खुशी होती है कि जब कोई स्टूडेंट, और मैं एक्साइट होता हूँ कि कोई स्टूडेंट जो है वो मेरे लेक्चर को देख रहा है और मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके,
सो थैंक यू वेरी मच, एंड कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अब्दुल मुनीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।